खुद परेशान है। हाँ, नीट एंड IIT केमिस्ट्री। चलिए, तो मैं लास्ट बार आपको क्या कराया ना, आपके ग्रुप में टॉपिक क्या पढ़ा हुआ था पढ़ाने के लिए टॉपिक है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसको क्या बोलते हैं? विलियन। क्या बोलते हैं इसको? विलियन। आप लोग पहले सर्किट हाउस से आया है? हो चुका है? चलिए तो चेक कर, ग्रुप फोन लियो। इक्विलिब्रियम को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है किसी को? साम्यावस्था। क्या नाम है इसका? साम्यावस्था। ठीक, तो साम्यावस्था के लिए मैं आपको पहले केमिकल रिएक्शन से पूरा बता रहा हूं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक आप लोग पढ़िए रासायनिक अभिक्रिया। सब हिंदी मीडियम के ना? कोई इंग्लिश मीडियम? कोई इंग्लिश मीडियम? कौन? कोई नहीं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो मेरे साथ नोट कर कीजिए। नोट करने का आपको पर्याप्त टाइम के बाद नोट कर लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? बोर्ड भर दूंगा, पास नोट करते रहना, है ना? जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है। अब अभिकारक उत्पाद में जब परिवर्तित होता है तो उसकी कई सारी कंडीशंस होती हैं। इसके बेस पर रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती है। नंबर 1 आणविक अभिक्रिया। आणविक अभिक्रिया। दूसरा होता है आयनिक अभिक्रिया। आणविक अभिक्रिया हो गया, आयनिक अभिक्रिया हो गया। इसके बाद आप पढ़ने को मिलेगा आपको ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया। ऊष्मा के आधार पर, ऊष्मा के आधार पर पढ़ने के बाद मिलेगा आपको दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर आणविक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब अभिकारक के अणु आपस में अभिक्रिया पार्टिसिपेट करते हैं। दैट मींस अगर मैंने लिया H और H2 का पार्टिसिपेट किया, H2 तो ये क्या है आपकी? आणविक अभिक्रिया। अगर Cl है, Cl के Cl2 ने पार्टिसिपेट किया तो क्या है आपकी? आणविक अभिक्रिया। क्या बन गया ये? 2HCl। 2HCl क्या बन गया? आणविक अभिक्रिया। क्या बन गया? आणविक अभिक्रिया। लेकिन अगर मैंने इसी H के आयन को ले लिया तो यहाँ पे H प्लस बन गया, Cl माइनस निकल गया, क्या बन गया? HCl, आयनिक अभिक्रिया। अगर अणुओं ने भाग लिया, आणविक अभिक्रिया। आयन ने भाग लिया, आयनिक अभिक्रिया। अणुओं ने भाग लिया, आणविक अभिक्रिया। आयन ने भाग लिया, आयनिक अभिक्रिया। आणविक अभिक्रिया जितनी होती हैं ये सब मंद अभिक्रियाएं होती हैं। तो ये सब क्या होती हैं आपकी? तीव्र अभिक्रिया होती हैं। आयन धीरे धीरे पास आते हैं ना और धीरे धीरे पास आते हैं, इसलिए मंद अभिक्रिया और ये तीव्र अभिक्रिया। अब ध्यान से समझिए, इस चैप्टर से कम 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में आते हैं कंट्रीब्यूशन के। लिखे हुए आएंगे केपीकेसी के मेडिकल साहब एग्जाम में, राइट? आणविक अभिक्रिया, आयनिक अभिक्रिया। अब आणविक अभिक्रिया टोटल होती है आपकी 7 to 8 टाइप्स की, लेकिन उसका इस चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए मैं आप लोग को नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हमारा टॉपिक है दिशा के आधार पर। अब देखो, आयनिक अभिक्रिया हो गया, ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और एक अगली है आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कल आप लोगों को जल्दी आना है, मतलब टाइम से 15-20 मिनट पहले आना है। मतलब आपको मैं 15-20 मिनट पहले यहाँ आना चालू कर दूंगा। ठीक है, कल सब लोग टाइम कितने बजे? 2 बजे। आप लोग कल हर कंडीशन पे यहाँ पर मौजूद रहेंगे 2 बजने में कम से कम 20 मिनट पहले। मैं हाँ 140 यहाँ पे आके बैठ जाएगी, मैं क्लास कहाँ चालू कर दूंगा। ठीक, जब जो आता रहेगा तो आता रहेगा। ऊष्माक्षेपी भी क्या, ऊष्माशोषी भी क्या? ऊष्माक्षेपी, छेपी मतलब क्या होता है? निकलना। शोषी मतलब क्या होता है? लेना।
होता है कि नहीं बेटा? तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा छिपी है, ऊष्मा ली जाती है, ऊष्मा शोषी है। अगर दें हम ऊष्मा को तो छिपी है और ले तो शोषी है। देखो बेटा, हमने मान लो ले लिया N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3, हमने कर दिया रिएक्शन को। यहाँ प्लस जो क्यों कैलोरी ऊष्मा निकलेगी वो क्या है? ऊष्मा छिपी। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपने PCl5 को ब्रेक किया तो इसको ऊष्मा देनी पड़ेगी। क्यों? कैलोरी पर मोल, तभी जाकर टूटेगा PCl3 प्लस का Cl2 में। तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक, और ये क्या है? एंडोथर्मिक। अगर कोई मॉलिक्यूल टूट रहा होता है हमेशा एंडोथर्मिक होती है, कोई मॉलिक्यूल बन रहा होता है हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। याद रखना, कोई मॉलिक्यूल बना कौन सी रिएक्शन? मॉलिक्यूल बना कौन सी रिएक्शन? एक्सो। और मॉलिक्यूल टूटा कौन सी रिएक्शन? एंडो। क्यों? मॉलिक्यूल बनता है, एनर्जी निकलती है, एनर्जी निकली, ऊष्मा छिपी हो गई। मॉलिक्यूल टूटा, एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी तो शोषी। राइट? अब आ जाओ दिशा के आधार पर देखेंगे, ये तुम्हारा सिलेबस है। दिशा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं आपने कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, और एक होती है आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जब रिएक्टेंट मतलब अभिकारक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन प्रोडक्ट अभिकारक में कन्वर्ट ना हो पाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जब अभिकारक उत्पाद में बदलता है लेकिन उत्पाद अभिकारक में नहीं बदलता, अभिकारक उत्पाद में बदलेगा पर उत्पाद अभिकारक में नहीं बदलेगा, किसको कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है? क्यों भाई? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है? अभिकारक उत्पाद बदलता है और उत्पाद कारक में नहीं बदलता। किसी के मन में कोई डाउट? अब देखो ध्यान से, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें अभिकारक और उत्पाद आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल जाते हैं, अभिकारक उत्पाद में और उत्पाद अभिकारक में बदल जाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया की 2 दिशाएं हो गई, पहली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, अगली प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, ये क्या बन गई? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया 2 प्रकार की हो गई, अग्र अभिक्रिया, पश्च अभिक्रिया। अग्र अभिक्रिया, पश्च अभिक्रिया। और इस दिन जिस दिन टेस्ट होगा ना, सैटरडे को आपका, उस दिन मैं आप लोग की एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगा 1-1.5 घंटे की। ठीक है? तो टेस्ट के साथ पढ़ाई भी होगी केमिस्ट्री की मेरी। अग्र अभिक्रिया, पश्च अभिक्रिया। अग्र अभिक्रिया क्या होती है? जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, फॉरवर्ड बाइजेंट, और बैकवर्ड उल्टा कर दो, जब प्रोडक्ट अभिकारक में क्या हो जाए? रिएक्टेंट में बदल जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, पश्च अभिक्रिया। अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया। इसी में एक वर्ड आया करता है आपका एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान। क्या आता है शब्द आपका? सक्रिय द्रव्यमान। इसका पूरे चैप्टर में यूज होगा, जिसको हम लोग कहते हैं एक्टिव मास। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी पदार्थ की मोलरता उसका सक्रिय द्रव्यमान कहलाती है। किसी पदार्थ की मोलरता उसका सक्रिय द्रव्यमान कहलाती है। किसी पदार्थ की मोलरता उसका क्या कहलाती है? सक्रिय द्रव्यमान कहलाती है। मोलरता का फार्मूला N/V होता है बेटा। N के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे? W/m × V। V किस में होता है आपका? लीटर में। V किस में होता है आपका? लीटर में होता है बेटा। सपोज आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, नोट कीजिए। एक क्वेश्चन 1.7 ग्राम अमोनिया, 1.7 ग्राम अमोनिया 2 लीटर के फ्लास्क में उपस्थित है। 2 लीटर के फ्लास्क में उपस्थित है। 2 लीटर के फ्लास्क में उपस्थित है। तो इस प्रकार मोलरता या सक्रिय द्रव्यमान की गणना कीजिए। मोलरता
या सक्रिय द्रव्यमान की गणना कीजिए। ये देखिए सक्रिय द्रव्यमान का एक काम होता है, अगर आपसे सक्रिय द्रव्यमान कहा जाएगा, आपने अमोनिया का सक्रिय द्रव्यमान लिया, अमोनिया को बड़े ब्रैकेट पे रखना पड़ेगा। जिसके भी सक्रिय द्रव्यमान की बात करेंगे उसको हम किसमें रखेंगे? बड़े ब्रैकेट में रखेंगे। किसमें रखेंगे? बड़े ब्रैकेट में रखेंगे। अगर बड़ा ब्रैकेट आएगा तो वो क्या है आपका? सक्रिय द्रव्यमान। क्या है आपका? सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान बराबर W/m। W कितना है? 1.7। m क्या होता है? मोलर मास। अमोनिया का मोलर मास कितना होता है? 17। v क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है इसका? बोलो वॉल्यूम कितना है इसका? 2 लीटर। 2 लीटर। पॉइंट आएंगे, यहाँ लगाएंगे, इसको कट किया, 1/20 आपका मोल पर लीटर आंसर। याद रखना सक्रिय द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। अब आप उस हेडिंग को पढ़ने जा रहे हैं जिस हेडिंग का नाम है, चैप्टर का नाम क्या? केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? केमिकल इक्विलिब्रियम। ध्यान से समझिए केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब काफी कम लोग आते हैं, हैं? क्यों? पता नहीं क्या सलमान सर पढ़ाने आया आप लोग को? कैसे बनाए? नहीं आया? तुम लोग को आया कितना है ये बताओ? उनकी क्लास में सब कुछ जाता है। उनकी क्लास में जाता है। ऑनलाइन लेते हैं क्या वो क्लास? नहीं, ऑफलाइन ले सकते हैं आधे। केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत अच्छी चीज होती है। बेटा बिटिया देखो ध्यान से बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम सपोज A + B रिवर्सिबल C + D हुआ ना, पूरा चैप्टर केवल एक पर बेस्ड है, उसका नाम है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिएक्टेंट कन्वर्शन टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कन्वर्शन टू रिएक्टेंट। उसको क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको? रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम दिया गया था। किस लिए दिया गया था? केमिकल इक्विलिब्रियम किस लिए दिया गया था? उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए। बहुत अच्छी चीज थी। देखो ध्यान से, इसकी कंडीशंस पेपर में आ जाती है। ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, ये रहा ग्राफ टाइम एंड कंसंट्रेशन का। किसका ग्राफ? टाइम एंड कंसंट्रेशन। अब एक बात बताना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी ना, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, अब प्रोडक्ट की क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। और दोनों एक कंडीशन पर मिल जाएंगे, उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, लिखो बेटा रासायनिक अभिक्रिया की वह अवस्था, लिखो बेटा रासायनिक अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अभिकारक और उत्पाद की अभिक्रिया की दर व सांद्रता आपस में समान होता है। आपस में समान होता है, उसे साम्यावस्था कहते हैं। उसे साम्यावस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? साम्यावस्था कहते हैं। देखो बेटा ये क्या है? साम्यावस्था। ये क्या है? साम्यावस्था। ये क्या है बेटा? साम्यावस्था। देखिए ध्यान से, अब मैंने फोटो क्लिक कर दी है, ग्रुप पे डाल दूंगा। साम्यावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? साम्यावस्था कहते हैं। क्या हुआ? नोट नहीं कर पाए ना? ना हो तो नोट
ग्रुप पे भी नहीं जुड़े? कौन कौन नहीं जुड़ा? क्यों? अच्छा, तो तुम लोग ग्रुप पे जुड़ जाओ, तो परेशान मत हो, ठीक है? एक मिनट रुको। अपना नाम भेज देना, मैं तुमको भेज दूंगा, ठीक? चलो इतना टाइम मिल रही है कि आपको नोट करने के लिए टाइम में साम्यावस्था। साम्यावस्था किसी कहते हैं? मेरी बात को सुनिए। साम्यावस्था किसे कहते हैं? जब अभिकारक और उत्पाद दोनों की सक्रियता, क्रियाशीलता, दर बराबर हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साम्यावस्था। क्या बोलते हैं बेटा? साम्यावस्था। तो साम्यावस्था के लिए बेटा ध्यान दो, कौन कौन से पॉइंट होते हैं? नंबर फर्स्ट पॉइंट, दर समान होती है। दर समान होती है। और दर किस चीज की बेटा? अभिक्रिया की। बेटा अभिक्रिया कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? फॉरवर्ड वाइज, बैकवर्ड वाइज। अग्र अभिक्रिया, पश्चात अभिक्रिया। अग्र के लिए F, बैक के लिए B। क्या बन गया? RF इक्वल्स टू RB। देखो दर समान होती है, सांद्रता समान होता है, इसका वेग समान होता है, इसमें परिवर्तन समान होता है। ये 3 चीजें आपस में समान होती हैं। बच्चों कुछ याद रखना या ना रखना, पर इसकी ये लाइन जरूर याद रखना, ये याद रखना, इससे बहुत बहुत कॉन्सेप्ट निकल के आ जाते हैं। बेटा अब मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ अभिक्रिया की दर। इसमें एक वर्ड यूज किया है तुम लोग को, अभिक्रिया की दर। इंग्लिश में क्या होता है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन। पढ़ने जा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत ध्यान से देखिए क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ये लेक्चर आपका पढ़ जाएगा, ठीक है? जहां बोलो तुरंत देख लो कट से। तो ये क्या है? अभिक्रिया की दर। क्या है बेटा? अभिक्रिया की दर। बहुत आसान होता है अभिक्रिया की दर। देखो बेटा ध्यान से, मान लो कोई A से B बना, A क्या है? रिएक्टेंट, B क्या है? प्रोडक्ट। A क्या है? रिएक्टेंट, B क्या है? प्रोडक्ट। अगर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A है, इसकी 0 है, अगर इसकी A है और इसकी 0 है, और T टाइम पर इसका X निकल गया, तो यहाँ बोलो बच्चों कितना बचा? A माइनस एक्स। बोलो कितना बचा? A माइनस एक्स बचा। बचा कि नहीं बचा? अब बताओ यहाँ चेंज कितना आया? X। यहाँ भी चेंज कितना आया? A माइनस एक्स। चेंज कितना आया? A माइनस एक्स माइनस हो जाएगा प्लस A कैंसिल बचा X। चेंज तो X का ही आएगा, नहीं आया? अरे आप 100 रुपए डाल करके मार्केट गए, आपने 25 रुपए के बतासे खा लिए, जेब में कितने बचे? 75। या यूं मैं कह लूं जेब में 70 रुपए बचे हैं, आपने 25 के बतासे खा लिए। दोनों में कोई अंतर? चेंज कितना आया? X। इस चेंज को आने में कितना समय लगा? T। बेटा इस चेंज को आने में कितना समय लगा? T। ये किसकी दर है? हाँ यही क्या इसकी दर है। अब अगर मैं इसमें डेल्टा x ले लूं, डेल्टा x में क्यों लूं? क्योंकि और सूक्ष्म परिवर्तन हो। जब सूक्ष्म परिवर्तन होता है तो हम लोग क्या लेते हैं? वर्ड डेल्टा। क्या लेते हैं बेटा? डेल्टा। तो देखो t इक्वल टू हमने क्या ले लिया? 1 सेकेंड। t इक्वल टू हमने क्या ले लिया? 1 सेकेंड। बताना बच्चों, अगर t इक्वल टू 1 सेकेंड लिया तो r इक्वल टू डेल्टा निकल आएगा ना? r इक्वल टू डेल्टा आ गया ना? हम कह सकते हैं ना एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया की दर कहते हैं। बोलोगे तो नहीं? एकांक समय में। कितने समय में? एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में जो दर होता है, जो चेंज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की दर कहते हैं। अरे बेटी देखो, एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, उसे अभिक्रिया की दर कहते हैं। उसे अभिक्रिया की दर कहते हैं। इसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं।
द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम नहीं होता बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम चीज ही नहीं होती कोई। केमिकल इक्विलिब्रियम का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ और केवल एक ही लॉ है, इसके बाद लाइटेली प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो क्वेश्चन के फॉर्म में क्या करता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर का क्वेश्चन एक आया था आपके एग्जाम में, वो इसी का था। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या था, सबसे पहले समझेंगे द्रव्यानुपाती नियम दिया किसने था। साइंटिस्ट गोल्डवर्ग एंड वॉगे, याद रखना किसने दिया था, गोल्डवर्ग एंड वॉगे, पटांग के नाम थे। हमारे देश के आदमी दिया होता क्या था, बताओ क्या होता नाम, राम मनोहर और राम प्रसाद ने नियम दिया। अगर इंडिया के नाम होते तो ऐसे नाम होते पहले, है ना, राम प्रसाद और बिस्मिल्लाह खान ने दिया, है ना। हमारे नाम में सब कुछ मालूम चल जाता है। पहले के लोग ना जनरली कुछ भी रखते हैं लेकिन उसमें भगवान का नाम जरूर जोड़ते थे और कोशिश करते थे ज्यादा से ज्यादा भगवान जोड़ दो। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जी भी, नारायण जी भी, बनियान। चलिए अब ऐसा नहीं होता, गुड्डू मुन्नू पप्पू वाले होते हैं। गोल्डवर्ग एंड वॉगे, याद रखना किसने दिया, गोल्डवर्ग एंड वॉगे ने दिया। क्या दिया ये मैटर करता है बेटा। देखिए एक ए है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, बेटा इसके ए मोल हैं। बेटा एक हो सकता है कि ए से ज्यादा भागों में भाग लिया और पी का फॉर्मेशन किया। इन्होंने जो दिया बेटा वो केवल अभिकारक से संबंधित दिया। किससे संबंधित दिया, अभिकारक से संबंधित दिया। तो किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान की क्या होती है, समानुपाती होती है। और अभिकारक की क्रिया करने की दर उसमें उपस्थित पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। बहुत आसान था, आसान की नहीं। क्या था द्रव्यानुपाती क्रिया करने, लिखिए किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर, किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के, उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है और अभिकारक की क्रिया करने की दर उसमें उपस्थित पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। गुणनफल के समानुपाती होती है। लिख लिया बेटा, लिख लिया। अब बेटा देखो समझना ध्यान से, मैं R इक्वल टू कॉन्स्टेंट के इंटू एक्टिव मास ऑफ ए की पावर ले सकता हूं कि नहीं ले सकता, बोलो बेटा ले सकता हूं कि नहीं ले सकता। बेटा ए क्या है, अभिकारक, बोलो बच्चों ए क्या है, अभिकारक। तो मैं कांस्टेंट के इक्वल टू R अपॉन अभिकारक की सांद्रता लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बोलो बच्चों लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। ध्यान से समझिए भैया, मैं इसको एक लिख दूं, अभिकारक की सांद्रता बराबर 1, मैंने कहा था बड़ा ब्रैकेट लगाओगे सांद्रता बन जाएगा। मुझ पे बड़ा ब्रैकेट लगा दो, सौरभ की सांद्रता बन गया। तुम पे बड़ा ब्रैकेट लगा दो, भाई साहब की सांद्रता बन गई। इस पे लगा दो सांद्रता तो बेटे की सांद्रता बन गई। बड़ा ब्रैकेट लगाओ, सांद्रता बनाओ। जिस पर बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा उसका क्या मतलब है, सांद्रता। बड़ा ब्रैकेट मतलब क्या है, सांद्रता। क्या मतलब बेटा, सांद्रता। अभिकारक को क्या मान लिया, 1। क्या मान लिया, 1। क्या मान लिया, 1। जरा ध्यान दो, कांस्टेंट के इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, R को ब्रैकेट में बंद कर लो और डेफिनेशन मिल गई किसकी, वेग स्थिरांक की। के क्या है, वेग स्थिरांक, वेलोसिटी कांस्टेंट। क्या है ये, वेग स्थिरांक, है ना।
तो क्या कहेंगे? एकांक सांद्रता के लिए। क्या कहेंगे? एकांक सांद्रता के लिए अभिक्रिया की दर वेग स्थिरांक कहलाती है। देखो बेटा जरा सा, एकांक सांद्रता के लिए, एकांक सांद्रता के लिए एकांक सांद्रता के लिए अभिक्रिया की दर, उसका वेग स्थिरांक कहलाती है। यह भी दो प्रकार का होता है। अग्रविक्रिया के लिए, पश्चविक्रिया के लिए। अग्रविक्रिया के लिए, पश्चविक्रिया के लिए। अग्रविक्रिया के लिए, पश्चविक्रिया के लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक और वेग स्थिरांक में संबंध। इसका क्वेश्चन हर साल आता है, सुनो केसी क्वेश्चन हर साल आता है। इस साल क्या था, क्यों आया था क्वेश्चन, हर साल आता है। मैं आपको जितना पढ़ाऊंगा, जितने टॉपिक पढ़ाऊंगा बेटा जी नोट कर लेना, मेरी कॉपी मेरे मटेरियल को नोट कर लेना। 2 पेज 4 पेज 6 पेज क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। मेरी क्लास मिस मत करना, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। अच्छा मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में तो आ रहा है ना, अच्छे से आ रहा है आपको? अभी दूसरी क्लास में आप लोग क्या आपको आ रहा है? आपको वैसा समझ आ जाता है, मेरा पढ़ाया पूरा समझ आ जाता है। अरे बहुत बढ़िया कलाकारी है। देखो जब सुबह 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ, सुबह 6 से 7 को बैग लेकर आता हूँ। सुबह 6 से 7 पढ़ाया, 7 से 7:30 स्कूल में पढ़ाया, 1 बजे वहाँ पढ़ाया आपको सर्किट हाउस में, 1 से 2 बजे वहाँ चला, तुरंत यहाँ आया था। अब यहाँ पर ट्रेन में बैग लगा हुआ है, रात के 9:30 है। अब जो रोड भेजना मैंने इसलिए अपनी कोचिंग नहीं घर बनवा लिया, खुद की कोचिंग बनवा ली मैंने, मेन रोड भेज ली। तो बस ऊपर मकान नीचे पढ़ाते जाऊँ, कॉल खाता हूँ। अभी वक्त है कमाल है ना। यहाँ तो पढ़ी का 1000 रुपये मिलता है, आज के 1000 मिलेगा मुझको, ना आता चलेगा 1000, इसलिए चला वैसा। हाँ भाई साहब, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेग स्थिरांक साम्य स्थिरांक में संबंध। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वेग स्थिरांक साम्य स्थिरांक में संबंध। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वेग स्थिरांक साम्य स्थिरांक संबंध। वेग स्थिरांक बता चुका हूं आप लोग को। एकांक सांद्रता में अभिक्रिया की दर वेग स्थिरांक कहलाती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, केएफ केवी। कितने प्रकार की होती है? केएफ केवी। आ जाइए, आज आपने बहुत क्लास किया, आज मैंने बहुत स्पीड में पढ़ाया है ना। अब कुछ नहीं नोट करने के लिए, सब फोटो पे पहुंच जाएगा। कल 1:40 पढ़ाना, केमिस्ट्री पढ़नी थी, सबको 1:40 पे आना है। और कल मैं आपको इक्विलिब्रियम, मेरी सेकंड क्लास है, कल मैक्सिमम पोर्शन पढ़ा दूंगा कल आपको इक्विलिब्रियम, और दूंगा ट्रिक से ट्रिक। जो कल क्वेश्चन है कल मैं वो भी करा दूंगा आपको कट से। देखिए आपको बताना लेसन के एंड के सी, ऐसे ही ना। अब के कितने प्रकार के बेटा? 2 प्रकार का, के बी और के एफ। तो रिलेशन कितने बीच निकल आएगा? ये इनके बीच बताना है क्या संबंध है ना। देखिए बहुत बढ़िया, बहुत होता है बच्चे के पास। सपोज a प्लस बी रिवर्स विद c प्लस डी, लिख सकता हूँ कि नहीं बच्चों? लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ ना। a प्लस बी रिवर्स विद c प्लस डी लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता? बोलो। वेरी गुड। ये कौन से फॉरवर्ड की बैकवर्ड? ये कौन सी फॉरवर्ड की बैकवर्ड? अग्र की बस दोनों वे गंद लगाई क्या? जो रिएक्शन दी जाए वो अग्र है। इसको मैं पलट दूंगा तो पश्च है, पलटी नहीं ना, अग्र है। पलट दूंगा पश्च है। क्या ये? अग्र।
अग्र के लिए क्या होता है KF। तो याद करो, लिख सकता हूं ना RF सपोज प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ A इनटू एक्टिव मास ऑफ B लिख सकता हूं कि नहीं? जल्दी बताओ यार, लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं कि नहीं? RF इक्वल टू KF मल्टीप्लाई एक्टिव मास ऑफ A इनटू एक्टिव मास ऑफ B लिख सकता हूं कि नहीं? प्रोपोर्शनल हटाऊंगा, कांस्टेंट लगा दूंगा, सेम एज C प्लस D। रिवर्सिबल A प्लस B के लिए क्या लिख सकता हूं बताओ जैसा? KB प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ C एक्टिव मास ऑफ D लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना? अब बताओ KB RB इक्वल्स टू KB एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बताओ यार, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? इसको मानो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। अब देखो RF इक्वल टू RB लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? हट लिख सकता, मतलब कुछ भी पाऊं लिख दूं। ये कब लिख सकता हूं? दोनों को क्या साम्यावस्था में क्या होता है जो मैंने आप लोग को एग्जैक्ट वर्ड साम्यावस्था याद कीजिए। मैंने आपको साम्यावस्था में क्या बताया था कि दर बराबर होती है, बताया था ना? दर बराबर कर दो तो RF इंटू एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B इक्वल लिख सकते हैं RB इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D लिख सकते हैं कि नहीं? बोलते जाओ, लिख सकते हैं कि नहीं? RF अपॉन RB इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D अपॉन एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए सब लोग। RF क्या है? अग्रक्रिया अग्रक्रिया की दर। ये क्या है? पश्चात क्रिया की दर। ये क्या है? अग्रक्रिया की, सॉरी दर कह रहा हूं, यहां के होगा, चेक करो के होगा, तो यहां भी क्या होगा के। तो अग्रक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ये क्या है? पश्चात क्रिया के वेग स्थिरांक। और दोनों स्थिरांक क्या होते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट के रेशियो क्या निकलेगा? कांस्टेंट। और साम्यावस्था के लिए क्या लिखेंगे? C। प्रूफ हो गया KF बटा KB इक्वल टू KC। KF बटा KB इक्वल टू KC। इसकी लैंग्वेज क्या होगी? अग्रक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और पश्चात के लिए वेग स्थिरांक के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं। बताओ तो क्या होते हैं? अग्रक्रिया के वेग स्थिरांक और पश्चात के वेग स्थिरांक के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं। देखिए अग्रक्रिया के वेग स्थिरांक और पश्चात के वेग स्थिरांक को साम्य स्थिरांक कहते हैं। अग्रक्रिया के वेग स्थिरांक और पश्चात के वेग स्थिरांक को साम्य स्थिरांक कहते हैं। इसे KC से व्यक्त किया जाता है। इसे KC से व्यक्त किया जाता है। इसका मात्रक अभिक्रिया पर निर्भर करता है। स्थान जरूर होता है पर इसका मात्रक चेंज होता रहता है। हो गया? ओके बच्चों।